ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़च ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं इससे मुतालिक। अदील, अभी जो है वो चेयरमैन पीटीआई गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अभी भी वो प्लान बी का जिक्र कर रहे थे, कुछ ज़्यादा शोर नहीं थे गो के वो इसके बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो कल ही सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में रुजू करेंगे। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि अभी डिवीज़न बेंच में ये फैसला मुकर्रर किया गया है, उसकी तारीख दी गई है, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, इसका मतलब है? अच्छा, बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है वो ये है कि आमतौर पे तो यही सुनने को मिलता है कि जब हाई कोर्ट में केस चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया जाए तो ये कहा जाता है कि ये रेलेवेंट फोरम पे चल रहा है, जब तक वहाँ से कंक्लूड नहीं होता उस वक्त तक यहाँ ना आए, और इनिशियली एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस से ही लग जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुर वाला केस था उसमें ये मामला जस्टिस नजफी वाला जो फैसला था और उसमें भी मामला बड़े बेंच को रेफर हो चुका था, वहाँ ये पेंडिंग था और ये मामला यहाँ टेकअप किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न सिर्फ टेकअप हुआ बल्कि उसमें बड़ा फैसला आया, उसमें बड़ा हुक्म सामने आया। तो अब देखना यहीगा, लेकिन उसमें एक उसकी तौजीह पेश की जा रही थी कि ये चूंकि इंतखाबात को खदशा लाहक हो गया था कि 8 फरवरी को हो ही ना पाए, तो ऐसी सूरत में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को सुनेगी या नहीं सुनेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो क्या कितने रुकनी जो बेंच है वो सुनेगा, क्योंकि बहुत से जो हम देखते हैं कि जो जज साहिबान जो होते हैं उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो जमहूरियत के हवाले से, किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करने के हवाले से, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो बहरहाल ये चीज़ तो वाज़ेह होगी कि ये डिवीज़न बेंच की बजाय अब ये अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू किया जाएगा तो 13 तारीख से कबल इस पे फैसला आना ज़रूरी है, अदरवाइज जब बैलेट पेपर की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है कि उसको रोकना या उसको कुछ देर के लिए उसको इस सारे प्रोसेस को मुअत्तल किए जाना ये ऑपरेशनली इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने के बाद ये मामला फिर बड़ी अदालत में ये आएगा। और अभी चूंकि हम मुमकिनात पे बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी जैसे कहा गया है इनकी जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से, कि वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करने जा रहे हैं और कल ही करेंगे। अगर हम क्योंकि माजी में भी बड़े इशूज़ को टेकअप किया जाता रहा सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ जमातें जाती भी रहीं, अगर हम माजी के मामलात को देखते हुए आप थोड़ा टाइम लाइन को अगर एनालाइज कर सकें, क्या ये पॉसिबल है कि 13 तारीख से पहले ये मामला सेटल डाउन हो जाए? देखिए, इसमें तो ना सिर्फ ये पिटीशन दायर की जाएगी बल्कि इसमें अर्ली हियरिंग की भी दरख्वास्त की जाएगी। और इस वक्त देखा है हमने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अभी हम माजी करीब की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन हैं ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दौर में भी फौरी टेकअप हुई हैं। उन पिटीशंस के मामले में जो बेंचेस के सामने ये मामलात लगे हैं और उस पर जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जो फैसले सामने आए हैं, तो अदालत भी इस मामले की संगीनी को समझती है, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन वाला जो मामला था उसको भी एक ऐसे वक्त में टेकअप किया जब वो मामला ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच को रेफर हो चुका था। तो बहरहाल अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर इस पे जो नाकदीन है वो तो ये जरूर कहेंगे कि वो मामला तो चल रहा था और ये यहाँ सुन लिया गया तो ये क्यों नहीं सुना जा सकता। बहरहाल इस पे हतमी राय तो जज साहिबान ने देनी है कि उन्होंने इवन जब सुनना भी है, और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो सबसे पहला वो एक बैरियर होते हैं इस तरह के एक आईनी कानूनी प्रोसेस के अंदर, क्या वो इस पे एतराज लगाएंगे, फिर पहले उस पे समाअत होगी, फिर उस पे समाअत होने के बाद फिर जब वो एतराज अगर दूर होता है तो मेन अदालत में ये केस लगता है और उस केस में बेंच कितने रुकनी होता है। बड़े बेंचेस जब बनते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, मामलात को कंक्लूड करने में टाइम लगता है। तो ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब लगेगा तो यकीनन ये एक दिलचस्प मामला होगा। उसमें सिर्फ यही डिस्कस नहीं होगा कि एक सियासी जमात इलेक्शन से बाहर होगी, फिर उसमें यह भी डिस्कस होगा कि एक जमात ने अपने इंतखाबात जो हैं वो किस अंदाज में कराए। फिर कहा जाएगा सारी जमातें ऐसे करती हैं, तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो क्रिटिकली, हमने देखा कि ये जो लापता अफराद वाला जो मामला था, केस था, जो उनकी क्वेश्चनिंग होती है, जो दीगर जज साहिबान होते हैं, जस्टिस सतर मिनुल्लाह साहब हैं, वो जिस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो बड़ी अदालत के जज साहिबान के जो बड़े सवालात सामने आते हैं तो उसमें सिर्फ ये मामला नहीं होगा,
کہ बल्ले ने वापस आना है या बल्ले ने वापस नहीं आना, उसमें फिर प्रिंसिपल भी तय होते हैं। अदेल, ये जब दलाइल हुए, ये बात भी डिस्कस हुई कि सिर्फ पीटीआई ही नहीं है जिसे ऐसी सूरत हाल का सामना है, 19 मजीद पार्टीज भी हैं। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि जो इम्तियाजी सलूक का एक बयानिया बनाया गया है पीटीआई की जानिब से, उसमें कुछ जान नहीं रह जाती इसके बाद, क्योंकि जो भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा उसको जवाब तो देना पड़ेगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दीगर जमातें जब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो उसके बाद उन्हें जिस तरह से डील किया जाता है और उन्हें नरमी से पेश आया जाता है, उसी नरमी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी पेश आया गया। वो इस तरह से कि जो उनके इंतखाबात पेंडिंग थे 2021 से ऑनवर्ड, वो एक साल गैर जरूरी ताखीर तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। इसमें तो ताखीर वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पार्टी की और उसमें इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज कर दिया, वो एतराज चंद दिनों में दूर हो सकता था, उसको गैर जरूरी तौर पर डिले किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया, मजीद वक्त दिया गया। उस मजीद वक्त में भी इंतखाबात जो हैं वो नहीं कराए गए, एक साल की एक्सटेंशन के बावजूद जो है वो इंतखाबात नहीं कराए गए। फिर जब इंतखाबात कराए गए, उन्हें ये मालूम था कि मामला लाइमलाइट में आ चुका है, मामला जो है इस पे इलेक्शन कमीशन ही नहीं सिर्फ देख रहा बल्कि उनके नाकदीन देख रहे हैं, उनकी हरीफ जमातें इस सारे मामले को ऑब्जर्व कर रही हैं। और ऐसे वक्त में इस तरह से इंतखाबात करवा दिए गए कि उसमें जो वीडियो सामने आई कि उनमें उनकी एक जमात के रुकन जो हैं उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाके कहते हैं कि मुझे नॉमिनेशन पेपर चाहिए, और कहा जाता है कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो हमें भी नहीं मालूम कि वो पोलिंग स्टेशन क्या है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ से मिलने हैं। तो ये तमाम चीजें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में नहीं थी कि ये चीजें आगे जाकर डिस्कस होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला। अच्छा, फिर इसमें 23 नवंबर का जो फैसला था वो बड़ा अहमियत का अमल था, जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकी, और इसमें उनको एक मौका और दिया गया कि वो एक ऐसे इंतखाबात कराएं जो शक व शुबा से बालातर हों और शफाफ हों, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उस सूरत में उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। ये तमाम चीजें, ये बड़े कानूनी दिमाग, इनकी कानूनी टीमें जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, ये तमाम वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, ये उनके इल्म में थे, लेकिन उसके बावजूद ये इंतखाबात जब करवाए गए तो उसका कंसिक्वेंस तो यही निकलता नजर आ रहा था। उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि जो 23 नवंबर का फैसला देख लें और उसके बाद जो इंतखाबात जिस अंदाज में कराए गए हैं, तो उसके बाद तो इन्हें प्रूव करना था कि हमने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराए। उसमें अचानक एक लिस्ट सामने आ जाती है और उसमें जो ओहदेदार हैं वो नोटिफाई कर दिए जाते हैं, तो उसके नतीजे में आज ये फेस करना पड़ रहा है। जो काम एक हफ्ते में हो सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 2 बरसों में ना कर सकी, और उसके नतीजे में हमने देखा जब पीएमएलएन के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था तो उसमें इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने उस वक्त ये इस तरह के भी रिमार्क्स दे दिए कि जिस तरह दीगर सियासी जमातें जो इंतखाबात कराती हैं आप भी उसी तरह करा के ले आए, एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करें। तो वो फॉर्मेलिटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त पूरी ना कर सकी। तो होता ये है आमतौर पे कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जब ये प्रोविजन डाली गई कि इसमें जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात आप नहीं करवाते तो उसके बाद आपको शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद भी आप ना इंतखाबात कराते हैं ना तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को उस एक्ट में एम्पावर किया गया है कि आप आने वाले इलेक्शन में जो इंतखाबी निशान है उससे महरूम हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस लेजिस्लेशन में शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लेजिस्लेशन में 2017 का जब ये एक्ट बन रहा था उस वक्त जो अभी आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं उस वक्त इस लेजिस्लेशन जो कमेटी है, शीरी मजारी, ये तमाम लोग उस वक्त पेश हुआ करते थे और उन्होंने इसकी तौसीक की। ये पावर इलेक्शन कमीशन को देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे मोहर तस्दीक सब की। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 जब बना तो उसके नतीजे में ये अल्फाज वाज़े तौर पे लिखे हुए हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की पावर है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक तरीकाकार होगा कि वो किस तरह से एक जमात को शोकाज नोटिस देगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं करवाते तो उसके बाद उनको जुर्माना किया जा सकता है। फिर भी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी बीच में लिखा हुआ है कि ये जुर्माना और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाद ये इसमें वार्निंग देने के बाद भी ना करवाए जाने के बाद इंतखाबी निशान आने वाले इलेक्शन से ले लिया जाएगा। और ये जो इंतखाबी निशान होता है ये
دیا ہی نیکسٹ جنرل الیکشن کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ 2 سال پہلے دیا جائے، چاہے وہ 3 سال پہلے دیا جائے، لیکن وہ آنے والے جنرل الیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جب چیئرمین ابھی بات بھی کر رہے تھے، ان سے صحافی یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر آپ کون سا انتخابی نشان لیں گے؟ اب ٹیکنیکلی وہ کوئی انتخابی نشان نہیں لے سکتی، یہ معاملہ بلے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک ایسے کامن نشان کا ہے جس میں ان کے ووٹر کے معلوم ہو کہ کون سی جماعت جو ہے انتخاب میں حصہ لے رہی ہے۔ اب ان کے جو امیدوار ہیں وہ انڈیویجول حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیں گے، جن کی ایک آزاد حیثیت ہوگی، اور آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینا۔ اور صحیح، بالکل عدیل، جب وہ گفتگو کر رہے تھے بیرسٹر گوہر تو وہ اسی طرح کا کوئی توقع تھی انہیں، لیکن وہ زیادہ شور نہیں تھے کہ ان کے پاس کیا آگے پلان ہے، کیا اس کا فیوچر ہے، وہ کچھ زیادہ ہمیں اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچھا عدیل، ابھی آپ فارمیلٹی کی بات کر رہے تھے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انتخاب، انٹرا پارٹی انتخاب، ان کے ہاں فارمیلٹی ہی رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ تھی پی ٹی آئی باقی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہوئے، یا اس نے سارے پروسیس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات جو ہیں یہ کنٹروورشل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جس دور میں ایک بڑے قومی دھارے میں آ رہی تھی اور ابھر کے سامنے آ رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے گئے تھے، ان انٹرا پارٹی انتخابات کے نتیجے میں وہ پارٹی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کے بہت سے اراکین ٹوٹ گئے۔